Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। सॉइल मैकेनिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 2 है। 1 से 20 तक हमने पहले लेक्चर में सॉल्व किए थे। अब देखेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं 21 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इफ़ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल मास इज सेड टू बी इन। तो इसके लिए हम आपको एक फिगर बना देते हैं जो कहलाता है आपका कंसिस्टेंसी कर्व या एटरवर्ग कर्व। तो उसके लिए कुछ कर्व इस प्रकार बनता है कि जब वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के बीच का ये कर्व होता है तो ये हमारी कहलाती है लिक्विड लिमिट WL, यहाँ पर होती है WP प्लास्टिक लिमिट, एंड यहाँ से वॉल्यूम कांस्टेंट रहना शुरू होता है वो हमारी कहलाती है श्रिंकेज लिमिट। और जो बाई एक्सिस रहती है इसमें हमारा वॉल्यूम होता है और जो एक्स एक्सिस है इस पर हमारा वाटर कंटेंट प्रदर्शित रहता है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सॉयल है वो हमारी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई कर रही है, यानी WL और WP के बीच में लाई कर रही है। तो जो लिक्विड लिमिट होता है इसके आगे जो हमारे सॉयल होती है इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी आ जाती है। तो यहाँ से ये हमारी कहलाती है लिक्विड स्टेट, और जब हमारे WP प्लास्टिक के आगे की रहती है वो हमारी कहलाती है प्लास्टिक स्टेट, और यहाँ पर ये होती है सेमी सॉलिड, और जब हमारा जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है वो हमारी कहलाती है सॉलिड स्टेट। तो इसमें हम देख के बता सकते हैं कि जब हमारी सॉइल क्या है किसमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई कर रही है, तो इस प्रकार की जो सॉइल है वो हमारी प्लास्टिक स्टेट में सॉइल होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हमारी सॉइल किसमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई करेगी तो हमारी प्लास्टिक होगी, और प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज के बीच में लाई करेगी वो हमारी सेमी सॉलिड होगी, और जो हमारी लिक्विड लिमिट से आगे जो होगी वो हमारी लिक्विड स्टेट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। तो इसमें कह रहा है कि जब हमारी प्लास्टिक लिमिट है वो हमारी लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा। तो पहली बात तो जो प्लास्टिक लिमिट है WP है वो हमारी लिक्विड लिमिट से कभी ज़्यादा हो नहीं सकती नेचुरली, और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इसका जो फॉर्मूला होता है IP = वो होता है हमारा WL - के WP। तो जब हमारे WP की वैल्यू WL से ज़्यादा होगी तो जो हमारी कभी भी, एक तो ये भी बात है, दूसरी बात ये है कि जो IP है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। जब नेगेटिव नहीं होगी तो जब हमारी WL जो WP से ज़्यादा होगी तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड है। जो टफनेस इंडेक्स है जिसको IT बोलते हैं, जो IT = होता है IP/IF, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स के बीच का जो कर्व होता है वो हमारा टफनेस इंडेक्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स जो है उसका जो रेशियो है हमारा वो टफनेस इंडेक्स कहलाता है। जब हमारे टफनेस इंडेक्स का मान 1 से कम होगा तो इस प्रकार की जो सॉइल होगी वो ब्रिटल सॉइल कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज। जब हमारे सॉइल की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है IP का मान 0 है तो इस प्रकार की जो सॉइल है वो सैंड या ग्रेवल होगी। जो सैंड और ग्रेवल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP का मान जो है वो 0 होता है। 25 क्वेश्चन कह रहा है, द एड मिक्सर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कॉज। जब हम कोर्स पार्टिकल जो है वो हम क्ले या सिल्ट में ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो उसकी जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो दोनों कम होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जब लिक्विड लिमिट जो है वो डिक्रीज होगी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी डिक्रीज होगा। कोर्सर एग्रीगेट में जो है वो लिक्विडिटी की और प्लास्टिक की टेंडेंसी नहीं होती, प्लास्टिक स्टेट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इसमें हमको स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है, ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होती है उसकी स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म सॉइल से ज़्यादा होती है।
तीसरा कह रहा है यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट डज नॉट इफेक्ट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। एंड डी ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए पुअरली ग्रेडेड सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल, तो ये भी क्या है, गलत आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन कह रहा है द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इन नॉन एज। जब हमारे किसी सॉइल की जो वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में होगी, तो उस समय जो या उस टाइम की जो लिमिट होगी वो हमारी लिक्विड लिमिट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने फिगर बनाया था ऊपर कुछ इस प्रकार का, जहाँ से जो सॉइल में बहने की टेंडेंसी आ जाती है वो हमारी लिक्विड लिमिट कहलाती है, WL। यहाँ से WL होता है, ये हमारी प्लास्टिक स्टेट होती है और ये हमारी लिक्विड स्टेट होती है। तो लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट की जो बाउंड्री होती है वो हमारी लिक्विड लिमिट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो जो क्ले है ये हमारी मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स दर्शाती है, क्योंकि जो क्ले है इसमें प्लास्टिसिटी का गुण ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉइल सिल्ट एंड ग्रेवल। और जो ग्रेवल और सिल्ट है इनमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है, इनकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 0 के बराबर होती है। इससे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ए लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पोसेस। सभी सॉइल के लिए जो लिक्विड लिमिट है उसका मान कैसा होता है, यानी कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लिक्विड लिमिट है उस पर सॉइल कैसा बिहेवियर दर्शाती हैं। तो लिक्विड लिमिट पर सभी सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो निग्लेजेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही कह रहा है सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल होता है। तो जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 2.7 के समथिंग होती है शियर स्ट्रेंथ लिक्विड लिमिट पर सभी सॉइल की, तो इसको हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द कैसा ग्राइंडर लिक्विड लिमिट डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सॉइल पेस्ट ड्रॉप इज सॉफ्टर देन द स्टैंडर्ड हार्ड रबर देन द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीज। जब हम क्या करते हैं, कैसा ग्राइंडर एपरेटर से जब हम टेस्ट करते हैं उसमें अगर प्लेट ड्रॉप जो है वो सॉफ्टर देन स्टैंडर्ड हार्ड रबर जो होती है, तो उसमें क्या होगा, अगर हमारी जो हमारे कैसा ग्राइंडर टेस्ट में जो सॉइल है वो सॉफ्ट महसूस होती है एज पर हार्ड रबर, तो उसमें क्या होगा कि जो लिक्विड लिमिट है सॉइल की वो बढ़ती जाएगी। जितनी जितनी सॉफ्ट होती जाएगी उतनी ही उसमें जो है लिक्विड लिमिट बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 31 क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। तो जब हम IS क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो सिल्ट साइज का जो रेंज है वो कितने से कितना रहता है, तो वो हमारा रहता है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में लाई करता है सिल्ट का पार्टिकल का साइज। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सिल्ट साइज है उसका मान जो है 0.075 mm टू 0.002 mm के बीच में लाई करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हमारी एन अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर इसका जो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। द इफेक्टिव स्ट्रेस इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50% द टाइम फैक्टर इज अबाउट, तो वो हमारा 0.2 होगा। जब हमारे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मान जो है 50% है तो टाइम फैक्टर है वो हमारा 0.2 होगा। 34 क्वेश्चन कह रहा है वैक्यूम वेल पॉइंट आर जनरली यूज फॉर ड्रेनिंग। तो जो वैक्यूम वेल पॉइंट है उसका उपयोग हम किस प्रकार के ड्रेनेज के लिए करते हैं, किस प्रकार के सैंड के लिए जो हम उपयोग करते हैं, तो वैक्यूम वेल का उपयोग हम फाइन सैंड और सिल्टी सैंड के लिए यूज करते हैं। जो वैक्यूम वेल है वो हमारा फाइन सैंड और सिल्टी सैंड की ड्रेनिंग कार्य के लिए यूज किया जाता है। 35 क्वेश्चन कह रहा है हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। जो HRB के अकॉर्डिंग जो सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो हमारा पार्टिकल साइज कॉम्पैक्शन के भी आधार पर किया जाता है और प्लास्टिसिटी करैक्टरिस्टिक के आधार पर भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बोथ पार्टिकल साइज कॉम्पैक्शन एंड प्लास्टिसिटी करैक्टरिस्टिक, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इन दोनों के आधार पर जो है HRB के तहत सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इनऑर्गेनिक सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो
तो जब हमारी लो कंप्रेसिबिलिटी होगा सॉइल की इनऑर्गेनिक सॉइल में, तो उसको हम ML द्वारा दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इसको हम लो इनऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लो इनऑर्गेनिक सॉइल जो है, या इसको सिल्ट बोलते हैं, एम जो है, एम से हम सिल्ट को प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इनऑर्गेनिक क्ले सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय ML। लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए हम L यूज करते हैं और इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए M का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ। जो सैंड पार्टिकल हैं वो हमारे रॉक मिनरल के बने होते हैं। इसी कारण में क्या होता है कि प्लास्टिसिटी की टेंडेंसी नहीं होती है, या प्लास्टिसिटी का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द क्ले मिनरल विद लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक इज। जो मोंट मोर्लोनाइट होता है इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इनके अपेक्षा आइलाइट और कार्लाइट में जो है बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी सही हो जाएगा कि जो मोंट मोर्लोनाइट है इसमें सोइलिंग और श्रिंकेज की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही इसे पानी के संपर्क में आता है तुरंत ही फूलने लग जाता है, और इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, जिसको वाटर बॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है डिस्पर्स टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट कंप्रेसिंग पार्टिकल हैविंग। जो डिस्पर्स टाइप सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो फेस टू फेस या पैरेलल ओरिएंटेशन होता है। फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन। जो हमारे डिस्पर्स टाइप होते हैं उनमें फेस टू फेस होता है, और जो हमारे फ्लक्चुएटेड होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो एज टू एज होता है। तो डिस्पर्स के लिए याद रखना फेस टू फेस, और फ्लक्चुएटेड के लिए एज टू एज होता है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हमारा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का, सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। इसलिए हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।